हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूँ। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था ब्लैक जेट्सु नारुतो और सासुके को अपनी माँ की यानी 1000 साल पुरानी कहानी सुनाता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उस तेंजी राजा के सिपाही जब कागुया को उसके सामने पेश करते हैं। मेरा नाम है कागुया ओत्सुसुकी। मैं उस पवित्र पेड़ की रक्षा करती हूँ। वो राजा कागुया को अपने पास रखता है और उसका अच्छे से ख्याल रख सके इसके लिए वो आइनो नाम की नौकर को भी उसकी सेवा के लिए रखते हैं। तभी पड़ोसी देश के मंत्री उस राजा से मिलने आते हैं। महाराज तेंजी, हम अभी जो कहेंगे उसके लिए बुरा मत मानिएगा। जरा इसे देखिए, ये है आपका देश साकी और हमारा देश कम्बू की सीमा। ये झील जो सीमा से लगी है और ये आपके देश के अंतर्गत आता है। दरअसल हमारे कम्बू देश का कहना है कि ये झील हमारे हिस्से का है। अभी हाल ही में हमारे संस्कृति से जुड़े कुछ बेहद ही कीमती शिलालेख वहाँ मिली है, इसीलिए हम दावा करते हैं कि वो झील वाला हिस्सा हमारे देश का है और हम चाहते हैं कि वो भूमि हमें वापस मिले। नामुमकिन, वो झील साकी देश के लिए पानी का साधन है। अगर भूमि का वो हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन चोरी हुई चीजों का उसके असली मालिक के पास जाना चाहिए। अभी अच्छा समय है आपके और हमारे पास। हम उम्मीद करते हैं आप अपने देश के खातिर सही फैसला लेंगे। और मैंने सुना है कि आपके पास एक स्वर्ग की अप्सरा है, ये सच है क्या? तब तो मैं उससे मिलना चाहूंगा। और उसके बाद वो दोनों मंत्री वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उसी दिन रात को राजा देखते हैं कागुया हमेशा आसमान को देखती रहती है, तो वो राजा उसके नजदीक जाके, तुम आसमान में ऐसा क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें किसी के आने की प्रतीक्षा है? तुम ये बात मुझे नहीं बताओगी? कोई बात नहीं फिर, पर अब से मैं भी तुम्हारे साथ आसमान को देखूंगा। मुझे बस तुम्हारे साथ समय बिताना है कागुया। क्या तुम मुझसे कुछ चाहती हो? मेरी इच्छा है शांति। मैं नहीं चाहती कहीं भी युद्ध हो। उसके अगले दिन कम्बू देश के वो मंत्री उनके खेती के जमीन पर तीर छोड़ के साकी देश के लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग इसकी खबर सीधा राजा तेंजी को देते हैं। महाराज तेंजी, हमारे सीमा पर उन कम्बू देश के लोगों ने इस बार हद पार कर दी। अगर अभी हमने कोई कदम नहीं उठाया तो वो लोग हमें कमजोर समझेंगे। मैं फिलहाल कोई युद्ध नहीं चाहता। लेकिन महाराज, मैंने फैसला कर लिया है सरकार, मैं शांति चाहता हूँ। अगर युद्ध हुआ तो बहुतों की जान जाएगी। हम इन सब के बारे में कम्बू देश के साथ बातचीत करेंगे। उसी दिन रात को कम्बू देश के कई सारे सिपाही सीमा पर तैनात होते हैं, मानो जैसे वो साकी देश पर हमला करने जा रहे हैं। और ये बात पता चलते ही महाराज तेंजी को जल्दी बुलाओ। क्षमा कीजिए, पर महाराज नहीं आ सकते। वो हमारी महारानी कागुया के साथ वक्त बिता रहे हैं। अरे चुप कर लड़की, मुझे उनसे बात करनी है, जल्दी बुलाओ। फिलहाल अभी हमारी स्थिति आपातकालीन है। बात क्या है? इतना गला फाड़ने की आवश्यकता नहीं। कम्बू देश पूरी सेना के साथ सीमा पर आ चुके हैं महाराज। क्या कहा तुमने? कागुया, मुझे अभी जाना होगा। युद्ध के लिए नहीं, शांति के लिए। लेकिन अगर हालात गलत हुआ तो मुझे क्षमा करना, पर तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। वो राजा कागुया को अपने घर मतलब महल से दूर एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और अपनी सेना के साथ दुश्मनों का सामना करने सीमा के नजदीक पहुंचते हैं। लेकिन उनका एक धोखेबाज सैनिक जो दुश्मन मतलब उस कम्बू देश से मिला हुआ है, जिस सुरक्षित जगह पर कागुया है, वो धोखेबाज उस ठिकाने की जानकारी उस हवसी मंत्री को देता है। तो उस अप्सरा का नाम कागुया है। वो जगह उस तेंजी के महल से ज्यादा दूर नहीं। उस अप्सरा को पाने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। तुम लोग बस योजना के हिसाब से काम करो। मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन याद रखो उस अप्सरा को मेरे लिए भी थोड़ा बचा के रखना, उस पर मेरा भी हक है। तो दुश्मन की सेना की एक टुकड़ी वहाँ पहुंचकर वहाँ तैनात सारे सैनिकों को मार के उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो यहाँ छिपी हो तुम कागुया?
कौन हो तुम? महाराज तेंजी की अनुमति के बिना तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम मुझे जानती नहीं। मैं कंबू देश का मंत्री हूँ और मैं तुम्हारे उस कमजोर राजा की अनुमति की परवाह क्यों करूँ? जल्द ही तुम और तुम्हारे देश हमारे आगे अपने प्राणों की भीख मांगने वाले हो, पर चिंता मत करो, इस अप्सरा का ख्याल मैं खुद रखूंगा। तो लोग झूठ नहीं बोलते, तुम बहुत सुंदर हो और अब से तुम मेरी हो। उसके सैनिक जब कागुया के नजदीक जाते हैं तो वो उनको बिना छुए उनके चीथड़े उड़ा देती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी डर जाते हैं। किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। मुझे छूने की हिम्मत मत करना। तुम कोई सुंदर अप्सरा नहीं बल्कि एक राक्षसनी हो। अब तुम्हारा साकी देश बर्बाद होगा। तो आइनो और कागुया वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तो इसके अगले दिन जब साकी देश की सेना सीमा के पास पहुँचती है, मैं चाहता हूँ आप अपनी सेना वापस ले जाएं, क्योंकि लगता है आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हम युद्ध के लिए नहीं बल्कि हमारी सीमा की रक्षा के लिए यहाँ आए थे। आपकी सेना की इतनी बड़ी तादाद सिर्फ सीमा की रक्षा करने के लिए? तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपका देश युद्ध नहीं चाहता? तुमने बहुत पहले युद्ध छेड़ दिया है महाराज तेंजी, और हम इसका जवाब बखूबी देंगे। तुम्हारी वो रानी जिसे तुम कागुया के नाम से बुलाती हो, उसने मेरे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की। असंभव! कागुया ऐसा कभी नहीं करेगी। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो अपनी इस सेविका से पूछ लो। बताओ अपने महाराज को। हाँ, ये सच है। महारानी कागुया ने अपनी जादुई ताकत से उनके सैनिकों को फाड़ दिया। तो महाराज तेंजी, इसकी भरपाई के लिए हम चाहते हैं आप उस कागुया का सर हमें सौंपे, नहीं तो हमारे आक्रमण का सामना करने के लिए अपने सैनिकों को सज्ज रखे। निर्णय लेना आपका कर्तव्य है महाराज। तो राजा तेंजी जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य देखकर वो चौंक जाते हैं। कागुया ने ये सब कुछ किया। तेंजी महाराज, अब हम क्या करें? कंबू देश की सेना की संख्या हमारी सेना से कहीं ज्यादा है। मैं जानता हूँ, अगर युद्ध हुआ तो कई लोग मारे जाएंगे और हमारी हार निश्चित है। मुझे कागुया को मारना होगा। महाराज, क्या आप सच में ऐसा करोगे? सैनिकों, ये मेरा आदेश है। कागुया को किसी भी तरह ढूंढा जाए। रात हो चुकी है और हम देखते हैं कागुया और आइनो उस बड़े पेड़ मतलब पवित्र पेड़ के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आइनो देखती है दूर से वो सैनिक तीरों से उन पर हमला करते हैं, लेकिन कागुया अपनी ताकत से उन्हें हटा देती है। तब आइनो देखती है उन तीरों पर साकी देश का निशान है। उसे समझ में नहीं आता कि उन्हीं के देश के सैनिक उनके ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं, लेकिन कागुया उन सब के बारे में ना सोच के वो आइनो को अपने साथ पवित्र पेड़ के नजदीक ले जाती है। महारानी कागुया, मुझे महाराज से बात करने दीजिए। हो सकता है कोई गलतफहमी हुई होगी। तब तीरों से फिर से हमला होता है, लेकिन इस बार कागुया उन्हें हटा नहीं पाती क्योंकि वो काफी कमजोर हो चुकी है। मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसे बचाना है। महारानी कागुया, ये बात महाराज को बतानी होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं बताऊंगी। सबसे पहले हमें पवित्र पेड़ के पास पहुंचना होगा। आप जाइए, मैं उन्हें रोकती हूँ। आइनो बिना कुछ सोचे उनके सैनिकों को रोकने जाती है, पर बेचारी वो उनके तीरों से मारी जाती है। ये देख के कागुया बेबस होकर सीधा पवित्र पेड़ के पास पहुंच जाती है। लेकिन दूसरी ओर साकी देश के सैनिकों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कंबू देश के सैनिक उनके उस मंत्री के आदेश पर आक्रमण करते हैं। तब यहाँ पे उनके सैनिकों के साथ वो तेंजी राजा देखता है। कागुया उस पवित्र पेड़ के पास पहुँचते ही एक चमकता हुआ फल उसके हाथों में आता है और कागुया इसे खाते ही उसका तीसरा नेत्र यानी ऋण शरिंगन आंख खुलकर वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तो सबसे पहले कागुया उड़कर आसमान में बहुत ऊपर पहुंच के अनंत सुकुयोमी गेंजुत्सु करती है और वो सैनिक जो उसे मारने आए थे उनके साथ साथ उस कंबू देश के सैनिक भी, वो सब उस कभी न खत्म होने वाली गेंजुत्सु में फंस जाते हैं और जमीन के अंदर से उस पवित्र पेड़ की जड़ें निकलकर उन सभी को जकड़ लेता है। तब आखिरी बार के लिए वो राजा, कागुया आखिर तुम हो कौन? अब तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपने बच्चे के साथ इस पूरी दुनिया पे राज करूंगी। वो तेंजी राजा बाकी सबके साथ उन जड़ों में लटक जाता है और इसी के साथ यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है। तो ब्लैक जेत्सु ये कहानी सुनाने के बाद, मेरी माँ इस दुनिया से बहुत प्यार करती थी। बस इतना ही नहीं, उन्होंने इंसानों से भी प्यार करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। वो अपने ही बच्चों को इंसानों से रक्षा करने के लिए पवित्र पेड़ का फल खा लिया, पर फिर भी मेरी माँ की असली निराशा वहीं से शुरू हुई। तो मैं कहाँ था? हाँ, उसके कुछ दिन बाद मेरी माँ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। तो ब्लैक जेत्सु के मुताबिक बड़े बेटे का नाम है हागुरोमो ओत्सुसुकी और छोटे का हामुरा ओत्सुसुकी। कुछ साल बाद वो दोनों जवान हो जाते हैं।
बड़े भैया, हमारी माँ हमेशा आसमान में क्यों देखती रहती है? माँ उस बारे में हमें कुछ नहीं बताती। कोई भी नहीं जानता उनके दिल में क्या है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।